नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। भौतिक विज्ञान का परावर्तन तथा अपवर्तन ये चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो है अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में अपवर्तन के बारे में सीखा और हमने इसके रूल्स भी देखे कि कैसे जो आपका एंगल आई आर और जो नॉर्मल है वो एक जगह रहते हैं, और हमने ये भी उसका एक रूल सीखा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी। आज हम लोग ये जो अपवर्तन है इसका आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक और सीख रहे हैं अपवर्तनांक के बारे में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जब ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में सोच लेना है कि जो हमने परावर्तन सीखा और जो अपवर्तन सीखा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों में मेन क्या डिफरेंस है, एक बार जल्दी से रिकैप करिए। रिफ्लेक्शन कौन से मीडियम से होता है? परावर्तन मिरर, ठीक है। और जो हम अपवर्तन रिफ्रैक्शन वो कहां से होता है? जब कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, उससे रे आगे निकल सकती हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका डिफरेंस समझ के दिमाग में आप जितना ये क्लियर करते जाएंगे, ये बेसिक पॉइंट्स, आपको फिर चैप्टर बहुत इजी लगेगा। अब चल रहे हैं हम लोग अपवर्तनांक के साथ। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहते हैं प्रकाश किरणों का किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है कि कितना दिशा परिवर्तन हुआ। हमने, आपको याद होगा, पहले एक डायग्राम देखा था जिसमें मैंने एक डॉटेड रे से एक पिक्चर दिखाई थी, जो एक डॉटेड था और एक दिखाया था कि कैसे रे जब इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है और फिर नॉर्मल से दूर, जब ग्लास स्लैब से फिर बाहर निकल रही है तो नॉर्मल से दूर हो रही है। लेकिन उसमें एक पाथवे दिखाया था जिसमें हमारा क्या था, उसको डॉटेड से दिखाया था कि अगर ऐसे मीडियम में नहीं चेंज होता तो वो सीधे जाती। याद आई वो पिक्चर? हाँ, वो पिक्चर मैंने यहाँ क्यों नहीं दिखा रही, जैसे आप उस पिक्चर को सोच सकें। और अगर भूल गए तो आप, मैं कहूंगी अभी आप अपना ये वीडियो पॉज करिए, जो इससे पहले वाला जो सेशन का वीडियो है उसको देखिए, वो वाला देखिए, वो पिक्चर देखिए और फिर अपनी कॉपी में बनाइए। क्योंकि कुछ चीजें हमेशा हमारे सामने नहीं, कुछ हमारे दिमाग में भी चलनी चाहिए कि हमने क्या देखा था, पहले क्या पढ़ा था। तो वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे दिशा एक परिवर्तन हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ही आ गया कि जो ये जो दिशा के परिवर्तन के विस्तार को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रकाश किरणों का किसी दो माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया तथा आवर्तन कोण की जया का अनुपात। वही हमने जो करा था, साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर हुआ आपको? वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अपवर्तनांक तथा प्रकाश की गति, इसमें क्या फर्क पड़ता है। क्या प्रकाश की गति, जब प्रकाश आपकी जो रेस हैं, जो आपकी लाइट रेस हैं, वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं तो क्या उनकी गति पर भी कोई फर्क पड़ता है? हमने डायरेक्शन के बारे में सीख लिया है, लेकिन नाउ अब उसका कि जिस गति से प्रकाश चल रहा है। तो हमने ये देखा, सबसे पहला जो पॉइंट देखा वो देखा अपवर्तनांक का मान किसी दो माध्यम के युग में प्रकाश की सापेक्ष गति को दिखलाता है। ठीक है, कि वो दिखाता है कि ये जो हमारा जो इसका जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमें बताता है दो माध्यमों में कैसे वो प्रकाश के जो एक गति है उसमें क्या एक हमें फर्क देखने को मिल रहा है। प्रकाश की गति, दूसरा पॉइंट देखते हैं,
प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो वैक्यूम है, वैक्यूम में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये अक्सर पूछी जाती है। दूसरा है जो प्रकाश की जो ये गति है, ये अपेक्षाकृत जो आपका सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम, और में विरल माध्यम के उससे कम होती है। तो ये मीन्स हम इसका जो अगर हम गति को देखें तो वो जो हमारा डेंस मीडियम है उसमें हमें कम मिलती है जब हम कोई उसके जो विरल माध्यम है उससे कंपेयर करें। तो ये आपका हम देख रहे हैं कि प्रकाश की गति के बारे में देखा कि कैसे वो जब एक मीडियम चेंज हो रहा है तो कैसे वो फर्क हो रही है। आगे चलते हैं हम और देखते हैं किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक। अब हम कैसे निकालेंगे, ये हमने पहले समझ लिया कि अपवर्तनांक क्या होता है, कैसे प्रकाश की गति में डिफरेंस आता है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि जो कोई अगर हम ये मान लेते हैं कि प्रकाश माध्यम 1 से दूसरे माध्यम 2 में जा रहा है, ठीक है, ये माध्यम 1 कह रहे हैं, ये माध्यम दूसरा कह रहे हैं। अच्छा चलिए, अभी हम माध्यम की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे लिखा भी देख रहे होंगे वायु और कांच, लेकिन ये आप एक बार सोच के बताएं कौन सा सघन होगा कौन सा विरल? सघन कौन सा होगा, माध्यम 1 या माध्यम 2? माध्यम 2, वेरी गुड, क्योंकि ये कांच का हो गया है ना। और आपका विरल नेचुरल माध्यम 1 होगा, ये क्योंकि हवा है, ठीक है। चलिए, ऐसे अपने को कभी कभी कुछ आप पॉइंट पे रोककर अपने को सोचे, कुछ क्वेश्चंस अपने से पूछे कि इसको देख के ये मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? अगर आप दे सकते हैं वेरी गुड, अगर आप देख सकते हैं वेरी गुड, इसका मतलब आपको पॉइंट्स क्लियर है। और अगर नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हमारा क्या है, हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम जो प्रकाश है वो ट्रेवल कर रहा है। अब हमने ये माना कि जो माध्यम 1 है उसमें जो प्रकाश की गति है वो v1 है, और इसी के साथ हमने ये सोच लिया जब अंदर जा रहा है कांच माध्यम में या सघन माध्यम में तब इसकी गति हो गई v2। ठीक है, हमने इस टाइप से सोच लिया। अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम माध्यम 1 में प्रकाश की गति तथा माध्यम 2 में प्रकाश की गति के अनुपात को हम देखते हैं। तो हम अब ये जो है हम ये देख रहे हैं कि एक से दूसरे में जब जा रही है तो उसका जो रेशियो अनुपात निकालते हैं उसको हम लिखते हैं n/1 के फॉर्म में। मींस जो दूसरा माध्यम है उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम ये लिखते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसी लिखा दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि हम इसको देख रहे हैं दूसरे माध्यम में क्या चेंज आ रहा है पहले माध्यम के, अगर उसके हम सापेक्ष उसके देखें तो हमने फिर ऐसे n/21 लिखा, इसको 21 नहीं, हम n/21 ही करके बोलेंगे। और इसमें हम ऊपर लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और ये हमने मान लिया था माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को हमने v1 माना था तो हमने v1 यहाँ लिखा, माध्यम 2 में हमने प्रकाश की चाल को v2 माना था तो हमने v2 यहाँ लिखा। तो हमारा जो अब मिल रहा है वो n/1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको बस ये फॉर्म दे और कहें अब आप बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपके जो न्यूमरेटर है उसमें क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा। तो आप कुछ भी अपनी पहचान बना लीजिए कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि दो हम पहले के सापेक्ष हमें देखना है कि दूसरे में क्या आ रहा है, आप उस टाइप से सोच लीजिए। नहीं तो कभी अगर कंफ्यूजन है तो आप ये सोच लीजिए 2 1 लिखा है तो ऊपर पहले 1 जाएगा नीचे
V2 जाएगा, मीन्स V1 अपॉन V2। तो ऐसे आप ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में और खुद सोचिए इस चीज को कैसे पूछा जा सकता है, और तब आपको लगेगा पढ़ने में मजा आएगा कि अच्छा मेरे दिमाग में यह क्वेश्चन आया, मैं आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब मान लिया कि प्रकाश माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रहा है। ये तो अभी हमने देखा था माध्यम 1 से माध्यम 2 में। अब हम देख रहे हैं, हमने जैसे देखा ग्लास स्लैब है, एयर से ग्लास स्लैब में गई, ग्लास स्लैब से फिर वो एयर में आ रही है। तो अब वो ग्लास से जब एयर में आ रही है तो अब आपने सेम चीज जाएगी, वेलोसिटी तो हम v1 v2 मान ही रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 1 2 हो जाएगी, क्योंकि अब हमें देखना है कि जब वो रेयर में जा रही है तो डेंस के मुकाबले उसमें क्या डिफरेंस आया, और हमारा रिलेशन अब बन जाएगा v2 अपॉन v1। तो बाहर v1 ही रहेगा वेलोसिटी, अंदर जो है सघन माध्यम उसमें v2 रहेगी। तो अब हमारा तो वही आ गया, अब रिलेशन आ गया n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। v2 मीन्स जो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और v1 मीन्स माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो इस टाइप से हमने ये निकाला। अब अपवर्तनांक जब एक माध्यम निर्वात या वैक्यूम हो, अगर एक वैक्यूम है, अभी हम देख रहे थे एयर डेंस है ना, और या अगर हम कहीं एयर और ग्लास का कंपेयर कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि अगर एक माध्यम वैक्यूम है तो अगर उसके सापेक्ष जो अपवर्तनांक को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर जब हम वैक्यूम के उसमें निर्वात के रूप में लेते हैं तब हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरे शब्दों में हम इसको कहते हैं निरपेक्ष दूसरे शब्दों में कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का वैक्यूम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये आपका, तो जब हम वैक्यूम के उसमें लेते हैं, जब हम निर्वात के रूप में लेते हैं तब हम nm करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो होता है तो हम इसमें देखते हैं वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, सो वायु में जब हम प्रकाश की चाल है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये आपकी किसी माध्यम में जो आपकी प्रकाश की चाल है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वो आपको v1 v2 क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे हम c और v में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये याद रखिए, c जो है वो हम वायु में लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वैक्यूम से कर रहे हैं। वैक्यूम मीन्स जहाँ पर एयर नहीं है। ठीक है, तो हमको इस टाइप से सोचना है कि कैसे ये जो हमारा एक नई चीज आ रही है उसको हमें कैसे याद रखना है। तो nm इज इक्वल टू c अपॉन v, ये आपको एक और रिलेशन मिल गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट मीडियम में हम उन को जो रिलेशन है उसको लिख सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग और इस जो अभी थोड़े से टॉपिक्स और बच रहे हैं उनको कवर करते हैं। ये जो रिलेशंस करे हैं प्लीज इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़े से इस पर क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।